हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जो हमारे सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक, आज कुछ जो जैसे हमसे व्याकरण, जो बेसिक व्याकरण होता है उनके कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब प्लस जो हमारे गद्यांश के रहेंगे। ठीक, तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल हमारे साथ लगे रहना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है, बताइए। तो विद्यालय में एक क्या है, स्वर संधि है। क्या है, स्वर संधि है। ठीक है, सबको पता ही होगा विद्यालय में कौन सी संधि है, स्वर संधि है। कैसे है, इसमें विद्या विद्या प्लस आलय मिल के क्या बनता है, विद्यालय। ठीक है, यह कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि हमारी कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। दीर्घ, गुण, दीर्घ, गुण, यण, और कौन सी होती है, वृद्धि और आयादी। ठीक, 5 प्रकार की होती है। ठीक, इसमें क्या होता है, स्वर संधि में स्वरों की मेल से ये क्या करती है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्या कर रहा है, 92 को रहा है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, पो प्लस अन्न मिल के क्या बन जाता है, पवन हो जाता है। ठीक है, पवन। ठीक है, क्या हो जाता है, पवन। ये इसमें कौन सी संधि है, इसमें आयादी संधि है। कौन सी है, आयादी, आयादी स्वर संधि है। ठीक, आयादी स्वर संधि है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी पार्ट हमारा सबसे सटीक और बेहतरीन आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। 93, 93 क्या कह रहा है, तू हंस तू मुस्कुरा तू जीना छोड़ दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। न थक हार बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो संघर्ष करिए, मंजिल भी मिलेगी एक दिन और मिलने का मज़ा भी आएगा। 130 प्लस लाने से कोई नहीं आप लोगों को रोक पाएगा, बस संघर्ष जारी रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 93 बताएंगे। हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो हिंदी में 2 वचन होते हैं। कितने होते हैं, 2 वचन होते हैं। एक क्या होता है, एक वचन होता है। एक क्या होता है, एक वचन होता है। एक क्या होता है, बहुवचन। और वहीं संस्कृत में जो है 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इस तरह से हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 बता दीजिए आप लोग। आगरा का बहुवचन क्या होता है, आगरा एक क्या है, आगरा, आगरा क्या है, एक शहर का नाम है। ठीक है, किसी का नाम बहुवचन होगा, आगरा का बहुवचन हमेशा आगरा होगा। राम का बहुवचन राम ही होगा। राम क्या है, संज्ञा है। आगरा क्या है, संज्ञा। तो बहुवचन इसका क्या होगा, वही सेम जो दिया गया है, तो सेम बहुवचन नहीं होगा। ठीक है, तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 94 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 95 बता दीजिए। कह रहा कि जिन शब्दों के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन शब्दों के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या अविकारी शब्द, पदबंध, विकारी शब्द या पद, बताइए। किसकी जो अविकारी शब्द होते हैं उसमें कोई चेंजेज क्या होते हैं या नहीं, तो वो उसमें कोई चेंजेज नहीं होते हैं। ठीक है, जो विकारी शब्द होते हैं उसमें कोई चेंजेज क्या होते हैं, नहीं होते हैं। इस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, विकारी शब्द में, ठीक, विकारी शब्द में क्या होते हैं, चेंजेस। तो हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 96 बताएंगे। 96 क्या रहा, शब्द, जो हमारा शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। क्या होता है, त्रिषणा होता है हमारा, क्या होता है, शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, त्रिषणा होती है। ठीक है, त्रिषणा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। तो हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, त्रिषणा कैसे लिखा जाता है वो हमसे पूछा, तो त्रिषणा हमारा क्या हो जाएगा, डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 97 भी बता दीजिए। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवयित्री होता है। क्या होता है, कवयित्री होता है। ठीक है, कवयित्री होता है। ठीक, तो ये हमारा किस में लिखा हुआ है, तो सी पार्ट में लिखा। 97 का हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 98। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं, मतलब संस्कृत से सेम टू सेम आ जाते हैं तो उन्हें हम तत्सम कहते हैं, लेकिन जो परिवर्तन हो जाते हैं उसमें क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्भव। जो देशज होते हैं, जो देश में से लिए जाते हैं, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, वो क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। ठीक है,
क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। बिना परिवर्तन जो हुए होते हैं उन्हें तत्सम, जिसमें परिवर्तन हो जाता है वो क्या कहलाते हैं, तद्भव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए 99 का। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं तो कौन सा होता है, तो हमारा कौन सा दोनों शब्द प्रधान होते हैं, जैसे कौन कौन होगा बताइए बताइए, राम श्याम, क्या हो जाएगा, राम श्याम। तो राम और श्याम, इसमें दोनों राम भी प्रधान है और श्याम भी प्रधान। तो राम श्याम में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि और कर्मधारय। ठीक है, टोटल 6 प्रकार के समास होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 100 बता दीजिए। शुद्ध, शुद्ध शब्द है बताइए, शुद्ध शब्द है बताइए, कौन सा शुद्ध शब्द हमारा, कौन सा, उज्ज्वल, उज्ज्वल या क्या है, तो उज्ज्वल हमारा शब्द है, क्या है, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल मिलके क्या होता है, उज्ज्वल हो जाता है। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है, तो संधि हमारी जो है, संधि भी बता सकते हैं आप जो है, कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। कौन सी है, व्यंजन संधि है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे। अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा, 101 का। अनुरक्त का विलोम क्या होता है, विरक्त होता है। ठीक है, अनुरक्त का विलोम क्या होता है, विरक्त। कौन सा पार्ट होगा, सशक्त का, सख्त का असक्त हो, सख्त का असक्त होता, सख्त का असाक्त होता। ठीक है, इसका तो हमारा इसका बी पार्ट आएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 102 बताइए। सभी शब्द क्या तत्सम है, इसमें पूछा है सभी, 102 में पूछा सभी शब्द क्या है, तत्सम है। सर, करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, बताइए। काष्ठ, घृत, घोड़ा, इसमें देखिए घोड़ा, घोड़ा गलत है, इसका क्या होगा, अश्व होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा बी पार्ट गलत हो गया। ओष्ठ मतलब होंठ, किताब, रानी, चाकू, ठीक है, निष्ठुर, चम्मच, हाथी, तो इसमें क्या होगा, हाथी का हस्ती होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, और बताइए, रानी क्या हो जाएगा, किताब, ओष्ठ, तो हमारा क्या होगा, ए होगा या सी, बताइए। अब मैं 50-50 कर दिया हूँ, तो 102 का कौन सा राइट होगा, तो 102 का राइट ए पार्ट होगा। इसमें सरकरा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि सब हमारे क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए 103। 103 का, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं लगा है, तो कुचाल, इसमें क्या है, चाल मूल शब्द है और प्लस कु क्या है, उपसर्ग है। इसमें कु, इसमें कर्म मूल शब्द है और कु क्या उपसर्ग लगा है। इसमें रूप मूल शब्द है और कु क्या लगा, तो इस तरह से सल कोई शब्द नहीं होता। डी पार्ट हमारा, बी पार्ट हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 104। इन प्रत्यय किसमें लगा है, 104 में इन, पुजार, पूजा में ऋण प्रत्यय लगा है, गलत बात है। ठीक है, कठिन, ये भी इसमें भी इन प्रत्यय नहीं। चिन्ह या मीन, बताइए किसमें लगा, किसमें लगा है 104 का, तो 104 का ए पार्ट पुजारिन में हमारा कौन सा इन प्रत्यय लगा है। ठीक है, नागिन, नातिन, पड़ोसिन, वियोगिन, मालकिन, इन सब में क्या इन प्रत्यय लगा है। ठीक है, चलिए 105 बता दिए। श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड हिंदी भाषा सीखने में क्या करता है, त्रुटियों को बढ़ावा देता है, त्रुटियों को बढ़ावा देता, अनावश्यक सामग्री साधक है या बाधक है, तो क्या करता है, तो एक साधक है, एक साधक के रूप में ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। 106 बता दीजिए। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, बताइए। वह सर्वनाम, वह स्वतः मतलब स्वयं जान जाएगा, तो निजवाचक है। निजवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइए 5 प्रकार के हमारे, या 6 प्रकार के, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, सॉरी 6 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं, जिसमें पुरुष सर्वनाम, संबंध, अनिश्चय, निश्चय, प्रश्नवाचक, हाँ एक निश्चय होता है, एक अनिश्चय होता है, हो गए। ठीक है, 6, टोटल 6 होते हैं। ठीक, याद रखिएगा। चलिए 107 बता दीजिए। 107 क्या कर रहा है कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है, मतलब जिसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग, सीता पढ़ रही है, या तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है, रस्सी जल गई, बताइए 107 का। तो 107 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, पढ़ने भी है, आया भी है, करो भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये क्या संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया है। ठीक, नेक्स्ट बताइए 108। सरल या साधारण वाक्य किसी का जो छोटा होता है, जिसके अर्थ सरल से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रिया होती है, जिसका एक उद्देश्य और एक क्या होता है, विधेय होता है, हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमारा एक गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ के क्या देना, आंसर देना। ठीक है, चलिए गद्यांश को पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसमें गद्यांश पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आंसर देते हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या है, प्रगतिवादी, प्रगतिवादी कवि किसे जुड़ाव महसूस करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, लेखक क्या कहना चाहता है। तीसरा क्या है, कौन सा कथन असत्य है। प्रगतिवादी काव्य में ऐतिहासिक चेतना विद्यमान रहने का क्या कारण है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक
उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा है? अत्याचार में कौन सा संधि है? अति प्लस आचार, इसका तो हो ही जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका आंसर हम लोग दूसरा है काव्यांश है उससे देंगे। ठीक, चलिए आइए पढ़ते हैं। प्रगतिवादी का संबंध, मतलब क्या करा है? प्रगतिवादी वाद का संबंध जीवन और जगत से, जीवन का मतलब लाइफ से, जगत का मतलब संसार के प्रति नए दृष्टिकोण से। ठीक है, नए दृष्टिकोण से है। इस भौतिक जगत को हम संपूर्ण सत्य मान करके, मतलब ये जो भौतिक जीवन इसे हम संपूर्ण सत्य मान करके उसमें उसमें रहने का मानव समुदाय के मंगल की कामना प्रेरित होकर के प्रगतिवादी साहित्य की रचना की गई है। ठीक है, जीवन जीवन के प्रति लौकिक दृष्टि एक क्या है? इस साहित्य का आधार है। मतलब जो जीवन के प्रति एक लौकिक दृष्टि है, इस साहित्य का क्या आधार है? और सामाजिक यथार्थ से उत्पन्न होता है। या कैसे उत्पन्न होता है? सामाजिक यथार्थ से, लेकिन उसे बदलने और बेहतर बनाने की कामना के साथ, उसे बेहतर बनाने की कामना के साथ। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। बेहतर बनाने की कामना के साथ, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। आगे, प्रगतिवादी कभी न तो इतिहास की उपेक्षा करता है और ना वर्तमान का अनादर करता है। मतलब कभी उपेक्षा, प्रगतिवादी जो कभी होता है वह कभी जो है इतिहास की उपेक्षा नहीं करता और ना ही वर्तमान का अनादर करता है, ना ही वह भविष्य के रंगीन सपने बुनता है। ठीक है, और इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से जांचते परखते हुए वह वर्तमान को समझने की कोशिश करता है और उसी के आधार पर भविष्य के लिए क्या करता है? अपना मार्ग चुनता है। ठीक, यही कारण है कि प्रगतिवादी काव्य में ऐतिहासिक चेतना अनिवार्यतः विद्यमान रहती है और प्रगतिवादी कवि की दृष्टि जो सामाजिक यथार्थ पर क्या रहती है? केंद्रित रहती है। सामाजिक यथार्थ पर प्रगतिवादी कवि की दृष्टि किस पे रहती है? सामाजिक यथार्थ पर क्या रहती है? केंद्रित रहती है। इस बात को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बता दीजिए। वह जो क्या करता है? अपने परिवेश और प्राकृतिक के प्रति गहरे लगाव से क्या रहता है? प्रेरित रहता है। ठीक है, वह अपने तथा जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। मानव को वह सर्वोपरि मानता है। जो प्रगतिवादी कवि होता है वो क्या मानता है? सर्वोपरि। मानव को क्या मानता है? सर्वोपरि मानता है। आगे क्या आ रहा है? प्रगतिवादी कवि के पास सामाजिक यथार्थ को देखने की क्या होती है? विशेष दृष्टि होती है। एक वर्ग की चेतना क्या रहती है? प्रधान दृष्टि। नागार्जुन यदि दुखरन झा जैसे प्राइमरी स्कूल के अल्प वेतन भोगी मास्टर का यथार्थ चित्रण करते हैं तो सामाजिक विषमता के यथार्थ को ध्यान में रखते हुए इस सरल यथार्थ को कविता में व्यक्त करने के लिए यथार्थ रूपों की समझ जरूरी है। कवि का वास्तव बोध और वस्तुपरक निरीक्षण दोनों पर ध्यान जाना चाहिए। प्रगतिशील चेतना के कवि की दृष्टि जो सामाजिक यथार्थ के अनेक रूपों की ओर जाती है। कवि जो है सामाजिक विषमता को जो है उजागर करता है। ठीक है, और कभी अपना जो है विक्षोभ व्यक्त करता है तो कभी अपना जो है सात्विक क्रोध जो क्या करता है? कभी वह अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सिंह गर्जना करता है तो कभी शोषण और दमन के दृश्य को देख करके अपना दुख व्यक्त करता है। प्रगतिवादी चेतना के कवि को प्राकृतिक और परिवेश के प्रति कवि का लगाव भी ध्यान आकृष्ट करता है। ठीक है, प्रगतिवादी कवि प्राकृतिक में जिस जीवन सक्रियता का आभास पाता है उसके लिए एक प्रकार का क्या स्थानीय लगाव जरूरी है। ठीक है, क्या है? तो ये क्या कह रहा है? प्रगतिवादी कवि किससे जुड़ाव महसूस करता है? किससे करता है? भौतिक सुख सुविधाओं से, प्राकृतिक से, इन दोनों से। बताइए तो क्या है? प्राकृतिक से। किससे करता है? 109 का कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? बताइए जल्दी। 109 का 109 का हमारा सी क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। प्राकृतिक से। यहाँ प्राकृतिक से क्या कर, वो जिस जीवन प्रगतिवादी कवि प्राकृतिक में जिस जीवन सक्रियता का आभास पाता है उसके लिए एक प्रकार का एक स्थानिक लगाव जरूरी है। ठीक है, तो प्राकृतिक से उसका करता लगाव रहता है। ठीक, आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है कि लेखक का क्या क्या कहना चाहता है? प्रगतिवादी कवि महान होते हैं। मनुष्य के प्रगति के लिए प्रगतिशील अनिवार्य है। प्रगतिवादी क्या है और प्रगतिवादी कवि के दृष्टिकोण क्या होते हैं? जो प्रगतिवादी चेतना के दौरान दृष्टि का भला कैसे किया जा सकता है? बताइए 110 का। तो हमारा 110 का सी पार्ट है। प्रगतिवाद क्या है? प्रगतिवाद क्या है और प्रगतिवादी कवि के दृष्टिकोण क्या होते हैं? इस बारे में कवि क्या बताना चाहता है। आगे चलिए। असत्य पूछा है 101 का। असत्य क्या है? ठीक है, असत्य क्या? प्रगतिवाद का संबंध जीवन और जगत के प्रति नए दृष्टिकोण से। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये हमारा राइट है।
और क्या कहा, प्रगतिवादी कवि समाज का यथार्थ चित्रण करता है, ये भी दिया था। जो प्रगतिवादी मानव को सर्वोपरि मानता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जीवन के प्रति अलौकिक दृष्टि और प्रगतिवादी साहित्य का आभार है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो गलत का आंसर हमेशा क्या आता है, गलत आता, तो डी पार्ट हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा 112 का। 112 क्या, प्रगतिवादी काव्य और ऐतिहासिक चेतना विद्यमान रहने का क्या कारण है, बताइए। प्रगतिवादी कभी इतिहास की उपेक्षा नहीं करता है, सही बात है, किंतु वर्तमान का अनादर करता है। क्या ये गलत बात है या सही है? तो 112 का, ये तो अनादर नहीं करता, उसका क्या करता, आदर करता। प्रगतिवादी कभी भविष्य के रंगहीन सपने बुनता, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, प्रगतिवादी कभी इतिहास के वैज्ञानिक दृष्टि से जांच परख कर वर्तमान के बारे में सोचता, बिल्कुल सही बात है। सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 112 का। नेक्स्ट बताइए, प्रस्तुत गद्यांश जो सर्वाधिक शीर्षक निम्नलिखित में से किसके, प्रगति, प्रगतिवाद या प्रगति के प्रयास या मानव एवं प्रगति। तो सबसे सटीक इसका आंसर क्या आ जाएगा, 113 का, प्रगतिवाद है। क्या, प्रगतिवाद है। ठीक, नेक्स्ट, अत्याचार का अति प्लस आचार हो जाएगा संधि विच्छेद, क्या होगा, अति प्लस आचार हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, यण संधि है इसमें। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 115 से हम लोग 120 चलते हैं। ठीक, हमें यहाँ एक पद्यांश दिया है, जिसको पढ़ के हमें क्या करना, आंसर देना है। मैंने छुटपन में, छुटपन मतलब छोटे में, छिपकर पैसे बोए थे। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था कि पैसे के प्यारे पेड़ उगेंगे। ठीक है, मैंने छोटा जब था तो छुटपन में छिप कर जो पैसे के क्या, पैसे मतलब बोए, जैसे बीज लगाए जाते वैसे बोए थे, और मैं सोचा था कि पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, और क्या, उसके पेड़ उगेंगे। रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी, मतलब रुपए जो पैसे की जो है कलीदार जो है मधुर फसलें क्या करेंगी, खनकेंगी या उगेंगी, और फल फूल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। ठीक है, फल फूल करो क्या, मोटा सेठ बन जाएगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बध्या मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला। ठीक है, सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट बाट जो हता रहा दिनों तक, मैं मतलब हताश होकर के जो हता रहा। बाल कल्पना के मतलब बालक बचपन में जो कल्पना की थी, अब पलक पवाड़े बिछाकर, मतलब पलक बिना गिराए मैं क्या, जो होता रहा। ठीक है, मैं अबोध था, मतलब बोध एक होता मतलब जो ज्ञात हो, अबोध मतलब जो ज्ञात था, मैं अज्ञात था, मतलब मैं नहीं जानता था कि मैंने गलत बीज बोए थे, मैंने गलत बीज बोए थे, मैं नहीं यह जानता था कि मैंने गलत बीज बोया था। ममता को रोपा था और तृष्णा को सींचा था। मैंने ममता को क्या किया, रोपा था, और तीसरा लालसा को क्या किया था, सींचा था। ठीक, चलिए अब बताएंगे इससे, किस अवस्था में कवि ने पैसे बोए थे, युवावस्था में, बाल्यावस्था में या तरुणावस्था में। तो बाल्यावस्था में। किस अवस्था में, तो कहा है बचपन अवस्था में, तो कौन सी हो जाएगी, बाल्यावस्था में क्या किया था, बोया था। ठीक, 116, कवि ने पैसे को क्यों बोया, चोरों से बचाने के लिए, पैसे छिपाने के लिए, पैसे बचाने के लिए, ढेरों पैसे पाने के लिए। तो ये पार्ट क्या करने के, ढेरों पैसे पाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बता दीजिए 117, बहुत आसान क्वेश्चन है, काव्यांश के सभी क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। पैसे बोने से कवि को क्या प्राप्त हुआ, खूब सारे पैसे के फल, कवि धन बन गया, कवि की मेहनत बेकार गई, पैसों को खूब फसल होगी तो कवि की क्या हो गई, मेहनत बेकार हो गई। ठीक है, क्या हो गई, कवि की मेहनत क्या हो गई, बेकार हो गई। ठीक है, 117 का सी पार्ट आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, कुछ दिनों बाद कवि ने क्या महसूस किया, उसने बंजर धरती में बीज बोया था, उसने पौधों को कम पानी दिया था, उसने देखभाल, उसने ममता और लालच का बीज बोया था। तो क्या हो जाएगा 118 का, तो 118 का बताइए, बंजर भूमि पर धरती का क्या बोया था, बीज बोया था। तो डी पार्ट, उसने ममता और लालच का क्या किया था, बीज बोया था। 119 का बताइए, बंजर शब्द का विलोम क्या होता, अन उर्वरा या उर्वरा। अच्छा, विलोम पूछा ना, तो बंजर का उच्चर या प्रस्तर, तो उर्वरा, उर्वरा का क्या हो जाएगा, बंजर। बताइए, बंजर का उर्वरा या अनुर्वरा भी हो सकता है, बंजर भी यहाँ है, तो बंजर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्या 20 बता दीजिए, हताश, हताश कौन सा है, निराश होना, हताश होना सर्वनाम है, विशेषण है, या जातिवाचक है या भाववाचक है। तो क्या है, हताश एक क्या है, भाववाचक क्या है, संज्ञा, इसमें क्या है, भाव है, गुण है, हताश होना। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, आप बताएंगे अब जो हो आपके 30 में कितने सही हुए। मेरे ख्याल से आज ऐसे क्वेश्चन थे आप 30 में 30 कर सकते थे। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।